co-powered by Techno। चलिए, बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे लवलेश जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें और एवरेज करना है कि नहीं करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होनी चाहिए, कहाँ पर ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस को, तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। बहुत सारी शेयर ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं या होने चाहिए। आइए करके शेयरों को लेकर के आते हैं और फिर इस पर जो है चर्चा का विस्तार देते हैं। पहली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आई है और वो है रेलटेल। रेलवे पे भी हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे, आईआरएफसी से लेकर के आरवीएनएल तक कई शेयरों पे बातचीत हुई। रेलटेल पे खबर ये है कि कंपनी को 155 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो कंपनी को मिला है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिला है। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये ऑर्डर मिला है और यहाँ पर इनको जो है कई सारे 30 अगस्त से अगर हम देखें तो नवरत्न का दर्जा कंपनी को मिला था। उसके बाद से कंपनी को अब तक करीब करीब 4 ऑर्डर जो है वो मिल चुके हैं। शेयर में हम देख रहे हैं कि एक साल के अंदर करीब 110% की रैली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है रेलटेल का शेयर। सभी रेलवे शेयर में अच्छा रिटर्न दिया है। आज इस खबर के चलते 1.25% ऊपर है रेलटेल का शेयर। रेलटेल सर, चार्ट पे कैसा लग रहा है और आपकी सलाह क्या रहेगी रेलटेल को लेकर के? नए ऑर्डर को के मिलने की खबर के बाद आज थोड़ी सी तेजी है, लेकिन पिछले एक महीने में 6-6.5% करेक्ट हुआ है शेयर। ये मेरे ख्याल से एक हायर लो फॉर्मेशन का एक हम रिवर्स देख रहे हैं। साइडवेज करेक्शन है स्टॉक में। लोअर हाई एक बन चुका है 514 के आसपास और इसमें करेक्शन करंट लेवल्स पे मेरे ख्याल से बन सकता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से 445 पे एक स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया आने वाले 6 महीने से एक साल का है तो इसी 445 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश बाइंग या अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड पहला टारगेट 520 और उसके 520 तोड़ता है तो मेरे ख्याल से 590 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। जी, चलिए जरा एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं रेलवे शेयरों में किस तरीके से ऑर्डर बुक पोजीशन क्या देखने को मिल रही है। और देखिए, राइट्स को जो है ऑर्डर बुक जो पोजीशन है वो 6,350 करोड़ रुपए की है। आरवीएनएल को सबसे ज़्यादा जो है 83,321 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। टीटागढ़ रेल, जिस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, और उसमें 27,443 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। इरकॉन जो है 26,034 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इनकी है। FY24 में अगर हम देखें तो जितना ऑर्डर बुक है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आय जो है वो आरवीएनएल की रही है 21,889 करोड़ रुपए। टीटागढ़ की जो है 3,853 करोड़ रुपए आय रही है। इरकॉन की 12,331 करोड़ रुपए और राइट्स की 2,453 करोड़ रुपए। सर, अगर 1 2 3 4 करना हो तो इनमें से कोई शेयर ऐसा है जो आपको आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, सबसे आपके पसंदीदा शेयरों में से एक? जी मेरे ख्याल से अगर स्पेसिफिकली रेलवे की बात करें तो टीटागढ़ वैगन स्टैंड्स। मेरे ख्याल से टीटागढ़ वैगन कंटिन्यूज टू स्टैंड गेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस और मैंने अभी उस स्टॉक्स की बात भी करी थी। दूसरा स्टॉक ऑब्वियसली ऑर्डर बुक अच्छी है, अच्छी बात है, पर वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है और उसकी आय भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे हमने अभी आरबीएनएल की बात करी कि स्टॉक करंट लेवल्स पे ठीक है, पर नीचे में अगर ये स्टॉक आपको 470 दिखता है तो इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये दो स्टॉक पे मेरी सलाह रहेगी, टीटागढ़ वैगन और आरबीएनएल, क्योंकि इनके रोल्स भी काफी अलग अलग हो जाते हैं। रेलवे विकास निगम और टीटागढ़ वैगन दोनों के अलग अलग रोल्स हो जाते हैं इस ओवरऑल स्पेस में। तो एक हमको थोड़ा सा फैक्टर स्पेसिफिक सेक्टर का भी मिलता है विद इन अ लार्जर सेक्टर। तो ये दो मैं स्टॉक प्रेफर करूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई रेलवे शेयरों की। अब जरा प्रताप स्नैक्स को लेकर के आइए। अच्छे खासी खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। सुबह तेजी थी, अब जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑथम इन्वेस्टमेंट माही मधुसूदन केला ने कंपनी में हिस्सा खरीदा है और आपको बता दें कि ऑथम और इसकी ये 46.85% हिस्सेदारी जो है वो 846.60 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है प्रताप स्नैक्स के अंदर। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से जो है कंपनी ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। हिस्सेदारी 30% डिस्काउंट 746 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदी गई और 864 रुपये प्रति शेयर पर ओपन ऑफर भी कंपनी लेकर के आएगी, चूँकि बड़ी हिस्सेदारी खरीदी गई है। और आपको बता दें कि शुरुआती तेज़ी के बाद शेयर में हमने देखा करीब 2% के आसपास की गिरावट जो है
वो देखने को मिल रही थी। प्रताप स्नैक्स पे अगर हम बात करें तो अभी अब फिर से रिकवरी आई है, आधे % ऊपर ट्रेड करता हुआ 1048 के आसपास ये शेयर इस समय बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गतिविधियां हैं, एक महीने में करीब 19% के आसपास का रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी प्रताप स्नैक्स को लेकर के? अभी जीएसटी घटा था तब भी इसमें एक तेजी अच्छी आई थी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो ये एक्शन हो रहा है स्पेसिफिकली स्नैक्स की, काफ़ी पहले हम देखें, आज से 5 से 7 साल पहले तो ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी। अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, इनके स्टॉक्स भी अवेलेबल है। सेम वैल्यू अनलॉक हमने हल्दीराम में देखी जब दुबई की इन्वेस्टमेंट आई उसमें, और ये अब इफेक्ट्स दूसरे जो सेगमेंट में प्लेयर्स हैं उन पे आ रहे हैं। तो सेम डायमंड में भी हो रहा है, प्रताप स्नैक्स में भी। पर जब भी ज़्यादा वॉल्यूम होता है स्टॉक में, एक साइडवेज करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हमने पिछले साल दिसंबर और जनवरी में देखी। स्टॉक 1400 रुपये से करेक्ट हुआ 822। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने हिस्सेदारी खरीदी है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे इसलिए खरीदी है, एंड उसमें जो उनका विजन होगा लॉन्ग टर्म होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो मैं तो अवॉइड करूंगा, क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है, वोलैटिलिटी ज्यादा रहेगी। नीचे में मुझे लगता है कि 940 तक के स्टॉक में एक बार गिरावट होनी चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो वो लेवल्स काफी बेटर है एज कंपेयर टू अभी करंट का लेवल 1047 का। ठीक, तो ये बात हो गई प्रताप स्नैक्स को लेकर के। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और वहां पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी धूम मचा रहा है और पीसी ज्वेलर्स में क्या मतलब खबरें लगातार बनी हुई हैं। बैंक ऑफ इंडिया से एक मुश्त सेटलमेंट को लेकर के, वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के जो है वो करार हो गया है, और बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी के साथ साथ जो सभी 14 बैंक हैं उन सबके साथ जो है वन टाइम सेटलमेंट करेगी कंपनी। ये बड़ी खबर है। इस हफ्ते शेयर में 21% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है, और आज जो है हम देख रहे हैं फिर से अपर सर्किट का शेयर के अंदर लगता हुआ पीसी ज्वेलर्स के अंदर का 5% का अपर सर्किट यहाँ पर बना हुआ है। 169 170 का भाव, काफ़ी शानदार मूव रहा है सर। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स पे आपकी टिप्पणी लें, क्या कुछ स्थिति पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे निकल करके आ रही है वो ज़रा देख लेते हैं। कंपनियों के मुनाफे किस तरीके से रहे हैं आपको देख लीजिए। आप 5 साल की अगर ग्रोथ की बात करें तो 20% की दर से सेनको गोल्ड का मुनाफा बढ़ा है, टाइटन का मुनाफा भी 20-21% के CAGR से बढ़ा हुआ है। TBZ की बात करें तो यहाँ पर भी जो है हमने देखा करीब 28% साल दर साल जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ है दिखाई दिया है। कल्याण ज्वेलर्स में तो शानदार, काफ़ी शानदार 65.27%, और राधिका ज्वेल टेक में जो है करीब 42.5% के CAGR यानी हर साल करीब 42% की दर से मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाल की लिस्टिंग PN गडगिल जो है उसका जो है डेटा अभी अब नहीं है क्योंकि कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। सर, ज्वेलरी शेयरों में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले कुछ दिनों में। आपकी टिप्पणी इस सेक्टर पर और ख़ासतौर से पीसी ज्वेलर्स अपर सर्किट पर? देखिए, ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर में अच्छा एक सबसे पहली बात तो स्टॉक में अगर हम देखते हैं तो उसमें एक टाइटन भी आ जाता है जो मार्केट लीडर है, फिर कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, और फिर ऐसे भी स्टॉक्स है जिनका प्रॉफिट जो अगर आप ग्रोथ देखें इन टर्म्स ऑफ परसेंट वो नेगेटिव रहा है, जैसे एशियन हुआ, या फिर उसके बाद आप देखें तो वैभव थंगामैयल है, उसका म्यूटेड रहा एज कम्पेयर टू डबल डिजिट। थंगामैयल का 1 से 1.5% ही रहा। जहां तक कि पीसी ज्वेलर्स की बात है, मेरे ख्याल से स्टॉक में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो स्टॉक में जो सेटलमेंट की न्यूज आई है वो काफी पॉजिटिव है। दूसरी बात, जो आपने ग्रोथ दिखाया 65% एंड 32.84% प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी मेरे ख्याल से बना है। तो पीसी ज्वेलर्स करंटली 169 है, कंटिन्यू करेगा ऊपर ही। ऊपर में इसका जो उच्चतम स्तर है 2017 का, मेरे ख्याल से वो 570 का है। करंट जो इसका लेवल रेजिस्टेंस था 2019 का, इसने ये तोड़ा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक में बनता है 200। अगर आपका बहुत लंबा नजरिया है और डायमंड स्पेस, इस ज्वेलरी स्पेस में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, पीसी ज्वेलर्स ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट पिक होना चाहिए, लेकिन आपका नजरिया आने वाले 1 से 2 साल का होना चाहिए। मेरी इसमें बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, नीचे 161 से लेके 158 के लेवल पे भी दिखे, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। चलिए, 102 साल के नज़रिए के साथ, बाय ऑन डिप्स के नज़रिए के साथ आप अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं पीसी ज्वेलर्स के अंदर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, कंपनी नहीं बल्कि पूरा सेक्टर लेकर के आते हैं, और जहां पर देखने को मिल सकता है मुनाफे की मिठास। अब सरकार जो है वो योजना बना रही है, हम बात कर रहे हैं शुगर सेक्टर की। सरकार जो है वो एथेनॉल और चीनी की MSP बढ़ाने की योजना बना रही है, बढ़ा सकती है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का इसको लेकर के स्टेटमेंट आया हुआ है कि वो जो है MSP में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है चीनी निर्यात पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शुगर का स्टेटस क्या है
और साथ ही साथ गन्ने का उत्पादन किस तरीके से रहेगा, इस पर के इसको देखने के बाद वो निर्णय लेंगे। और अगर आपको बता दें कि अगर ये एक्सपोर्ट खोला जाता है तो ये भी चीनी सेक्टर के लिए काफ़ी जो है अच्छी खबर निकल करके आती हुई दिखाई देगी। और चीनी शेयरों में शानदार तेज़ी, शानदार मिठास जो है शुगर सेक्टर में। बलरामपुर चीनी 7%, श्री रेणुका शुगर जो है 10%। इसके अलावा ज़रा बाकी कंपनियां लेकर के आइए जहां पर अच्छी तेज़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है सभी शेयरों में जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। आईडी पैरी 4.25%, बजाज हिंदुस्तान करीब करीब 9% ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। सर, चीनी शेयरों में ये फिर से बस बनता हुआ, और ये यहाँ पर जो एमएसपी बढ़ाने की बात आई है, चुनाव भी नज़दीक हैं और इस बीच खबरें भी लगातार इंडस्ट्री की तरफ से कही जा रही हैं। एथनॉल ब्लेंडिंग को एथनॉल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो चीनी कंपनियों को होगा। आपकी क्या टिप्पणी होगी और आपके पसंदीदा चीनी शेयर कौन से हैं सर? जी बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली टिप्पणी आई है सरकार की तरफ से, तो वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है प्राइजेस में। अगर आप देखें ओवरऑल शुगर के प्राइजेस 2020 से सिक्लिकल हो सकते हैं, पर ओवरऑल प्राइजेस में ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। नाउ कम्स द बाय प्रोडक्ट्स। अब बाय प्रोडक्ट्स जो हम देखते हैं स्पेशली शुगर इंडस्ट्री में तो बहुत होते हैं। बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन की बात करें तो मेरे ख्याल से फिर हम मार्केट कैप के हिसाब से देख सकते हैं। ईआईडी पैरी हुआ सबसे अच्छा स्टॉक है, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर। नाउ श्री रेणुका शुगर मेरा स्टॉक एक फोकस में इसलिए रहेगा क्योंकि स्टॉक अगर आप 2008-2012 में देखें तो सबसे बड़ा था। इसने ब्राजील की एक कंपनी को टेक ओवर करा, उसके बाद डेट आई, कंपनी कहीं ना कहीं वो डेट रिपेमेंट में लेट हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई। पर मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के हिसाब से देखें तो श्री रेणुका शुगर ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से 53 रुपए पे आ रहा है। आप इसको बाय कर सकते हैं। नीचे में 46 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ऑन द हायर साइड 53 से एक 10% का अपसाइड 59 रुपीज तक बन सकता है। लेकिन 59 रुपीज अगर ये तोड़ता है तो ये स्टॉक वापस से 69 और ऊपर में 91 जा सकता है। तो मैंने तीनों शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के आपको टारगेट बता दिए। नीचे में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 46 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप 1 से 2 साल होल्ड करना चाह रहे हैं तो 42 का रखिए। पर मेरे फेवरेट पिक श्री रेणुका शुगर रही। श्री रेणुका शुगर में मिलेगी चीनी की मिठास, ये राय निकल करके आती हुई शुगर सेक्टर को लेकर के। और इस बीच अगली कंपनी जरा लेकर के आए, उससे पहले प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी, लवलेश जी, जय श्री राम। विपुल जी, हम निवेशक कैसे जान पाएँ किस स्टॉक का पीक आ गया है? लगभग हर स्टॉक ऊपर जा करके नीचे आ जाते हैं, हमें चार्ट पढ़ना नहीं आता है, ना ही टेक्निकल जानकारी हमारे पास है। तो कोई बात नहीं सर, आपको जानने की अगर आपको नहीं जानकारी, लवलेश जी जैसे लोग आपको जो है इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ पर स्टॉप लॉस होने चाहिए, कहाँ टारगेट होने चाहिए। और अब आज तो सादा समय हो गया है, वरना लवली जी से ये भी समझेंगे अगले शो में कि अगर आम व्यक्ति को समझना हो तो वो कैसे समझे कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है। और बहुत अच्छा आपने जो है हमें टॉपिक दिया है, इस पर हम बिल्कुल कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इस बीच अगली कंपनी ज़रा लेकर के आइए और रिलायंस इंफ्रा पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अनिल अंबानी जी आजकल जो है वो चमक रहे हैं, और रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, इन पर लगातार खबरें आ रही हैं। रिलायंस इंफ्रा पे खबर ये है कि इक्विटी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ के ज़रिए कंपनी जो है वो फंड जुटाने की योजना कंपनी बना रही है, इसको आगे बढ़ाई जरा। और इसके अलावा 1 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, बैठक के अंदर फंड जुटाने को लेकर के चर्चा होगी। आपको बता दें कि ये रिलायंस इंफ्रा को लेकर के बातचीत हम कर रहे हैं, पावर का लोगो लगा हुआ है। कंपनी ने हाल ही में 6,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को भी मंजूरी दी है। तो ये तमाम खबरें जो है वो रिलायंस इंफ्रा पे आती हुई, कारोबार विस्तार, लॉन्ग टर्म कैपिटल ज़रूरत के लिए इन तमाम फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ रिलायंस पावर का शेयर जो है वो दिखाई दे रहा था, रिलायंस इंफ्रा का माफ़ कीजिएगा, शेयर देखने को मिल रहा था। अभी भी अगर हम देखें तो अब आधा % नीचे हो गया इनफैक्ट। तो रिलायंस इंफ्रा पे सर अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 327 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज अगर हम देखें पिछले 1 महीने में करीब 57% की रैली रही है, जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स रहे हैं। ये देखिए जरा चार्ट के जरिए किस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। इस पर आपकी टिप्पणी जानेंगे सर, उसके बाद रिलायंस पावर पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले रिलायंस इंफ्रा सर। जी मेरे ख्याल से एग्जॉशन हो रहा है स्टॉक में। ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो ये कि जो न्यूज़ अब आई है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। मतलब मेरे ख्याल से रिलायंस इंफ्रा ऐसी कोई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी नहीं है जिसमें स्टॉक एकदम 200 रुपए से 330 रुपए आ जाए विदाउट चेंज इन फंडामेंटल। तो जो न्यूज़ है
वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइजेस में और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वो स्टॉक ने भी डिस्काउंट कर लिया है। 330 रुपये आ रहा है मेरे ख्याल से। करंट 330 से 350 के लेवल्स पे रिलायंस इंफ्रा में एक टॉप बन सकता है। नीचे में वापस से आप इसमें एक गिरावट देखेंगे, जहां पर स्टॉक वापस से 260 से 250 के लेवल्स टच कर सकता है। तो अभी ठीक, फिलहाल बजिंग है, अच्छी बात है, पर इसको अवॉइड करें। अवॉइड करने की सलाह है। पावर पे भी यही व्यू होगा क्या सर? और लगातार खबरों में रहा, अब इसने जो है इनकी जो सब्सिडरी कंपनी रोज़ा पावर ने भी अपना डेट जो है वो चुका दिया है। और आपको बता दें कि अगले कंपनी की तरफ से ऐसा कहा गया कि नेक्स्ट क्वार्टर तक पूरी तरीके से डेट फ्री होने की कंपनी योजना बना रही है। शेयर में पिछले 5 कारोबारी सत्र में जो है 21% और पिछले एक महीने में 34% का रिटर्न रहा है। और ये लगातार 5वां दिन होगा जब इसमें अपर सर्किट लग रहा है 5-5% का। तो काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। क्या ये शेयर, जो सवाल हमारे पास आ रहे थे कि अगला सुज़लॉन बन सकता है क्या सर, ये तमाम लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये भी 80-100 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आपकी टिप्पणी क्या होगी रिलायंस पावर को लेकर के? जी, मेरे ख्याल से जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं काफी स्लोली हो रहे हैं। जैसे भी आपने बताया, डेट रिडन बनने की पूरी कोशिश है और वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है पिछले 5 से 6 दिन। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये सलाह दूंगा कि स्टॉक में एक करेक्शन आने दें। ये सर्किट नॉर्मल बात है, रिलायंस पावर में हमने 2024 मार्च में भी देखी है, जब स्टॉक साइडवेज से लेके एकदम तेजी आई थी, 19 रुपए से वापस से 34 गया था। तो इसमें अच्छी बात ये हायर बॉटम्स बन रहे हैं एक तेजी आने के बाद। अब तेजी तो ऑलरेडी आ चुकी है, 30 से 46 रुपए हो गया, 50% रिटर्न आ गया है स्टॉक में। तो फिलहाल तो आप अवॉइड करें। फियर ऑफ मिसिंग आउट के जो एक बिहेवियर है उसमें ना आकर डिसीजन ले। अभी अवॉइड करूंगा, लेकिन हाँ, ये स्टॉक अगर वापस से 39 से 41 रुपए मिलता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। ऑन द हायर साइड देखिए, स्टॉक डेट रिटर्न था, अब उससे बाहर आ रहा है। कंपनी फाइनेंशियली उसका एक टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें टारगेट 66 रुपीज का रहेगा, लेकिन स्टॉक ऐसा है कि आपका धैर्य थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा निवेश में। ये सेक्टर, ये शेयर भी ऐसा है, इसमें बहुत सवाल आते हैं सर। 2025 के अंत तक 10,000 सेल्स जो है वो जो है सर्विस आउटलेट्स कंपनी खोलने की योजना बना रही है। और इसके साथ साथ सर्विस सेल्स आउटलेट्स के जरिए छोटे शहरों में भी इसका विस्तार जो है ओला इलेक्ट्रिक का किया जाएगा। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में 625 पार्टनर के जरिए 1,000 आउटलेट जो है वो ओला इलेक्ट्रिक ने खोले हुए हैं। और इसके साथ ही साथ फिलहाल देश भर में कंपनी के 800 आउटलेट्स ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं फिलहाल पहले से ही। तो ये फिलहाल तमाम खबरें रही ओला इलेक्ट्रिक्स में सर। 101 के आसपास चल रहा है, लिस्ट हुआ था तो सुस्त लिस्टिंग रही और उसके बाद क्या शानदार चलता हुआ दिखाई दिया। बहुत लोग ऊपर के लेवल पे फंसे भी हुए हैं, बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर खरीदारी की सलाह भी दी है। क्या चार्ट्स को, हालांकि चार्ट ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, अभी हमने बातचीत भी की थी आपसे इस पर, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक पे ओवरऑल आपका व्यू? जी देखिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मोबिलिटी के हिसाब से, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हिसाब से हम थीम में देखें तो ये एक नंबर वन कंटेंटर बन जाता है। पहली बात, क्योंकि अभी फ्रीली लिस्ट हुआ है, नहीं तो उसके कंपेटिटर्स भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस भी टू व्हीलर स्पेस में अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक ओला इलेक्ट्रिक की बात है, वो सेम वैल्यूएशन तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी इसके एग्जीक्यूशन जो मॉडल है उसमें सेल्स इज लुकिंग प्रोमिनेंट, कि हाँ सेल्स वो कैप्चर कर सकती है। बट ऑन द अदर साइड इसका जो एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस, जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के लिए, वो आफ्टर सेल्स सर्विस, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा का होता है। क्योंकि सेल्स में काफी कम मार्जिन रहता है, लेकिन जो आफ्टर सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स कंपनी के जो होती है वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी इसने एक 2025 के अंत तक का दिया है, तो वो आने वाले 1 से 1.5 साल में प्ले होगा कि वो आउटलेट खुलेंगे। देन अभी रिसेंटली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जहां पर स्पेयर पार्ट्स में कमी देखने को मिली थी और कंप्लेन्स भी बहुत हुई थी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अगर आपका निवेश आने वाले कुछ सालों तक का है तो अच्छी बात है। स्टॉक फ्रेशली लिस्टेड है, ऑलमोस्ट उसका जो आईपीओ प्राइस से एक अपसाइड बना था उसका 50% स्टॉक में करेक्शन आ चुका है। 90 से 94 के आसपास इसमें ठहराव आना चाहिए, जहां से हमको एक रिन्यूड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन नजरिया आपका काफी लंबा होना चाहिए, क्योंकि फ्रेश स्पेस है और मोबिलिटी में उसके कंपेटिटर्स भी काफी हैं। तो 1994 के आसपास इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और फिलहाल तो इसमें और एक हमको 5 से 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ
हमारे इस खास सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है। को पावर्ड बाय टेक्नो।